अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है महमूद अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल गाइडेंस। आज की इस वीडियो में हम ज़्यूनिक का 3 किलोवाट का जो इन्वर्टर 24 वोल्ट ऑपरेटेड है यानी कि डबल बैटरी वाला, उसकी यूज़र मैनुअल के मुताबिक जो सेटिंग बनती है वो देखेंगे। AIM VM3 प्रो सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग जो ज़्यूनिक कंपनी की यूज़र मैनुअल के मुताबिक कंपनी रिकमेंडेड सेटिंग है वो इस मैनुअल से हम देखते हैं। प्रोग्राम 00 एग्ज़िट सेटिंग मोड। जब हम 4 बटन होते हैं किसी भी इन्वर्टर के ऊपर, एक एंटर वाला और एक एस्केप वाला और एक अप और एक डाउन एरो। जब एंटर बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो हम सेटिंग मोड में एंटर हो जाएंगे। सेटिंग मोड में एंटर होने के बाद सबसे पहले हमें ESC यानी कि एस्केप मोड नज़र आएगा। एस्केप मोड कुछ नहीं है, ये एग्ज़िट सेटिंग मोड है यानी कि सेटिंग से बाहर निकलने के लिए होता है। जब हम तमाम सेटिंग कर लेते हैं तो फिर एस्केप के ज़रिए बाहर सेटिंग से निकल आते हैं। इसके बाद जो पहला मोड है इसमें USB का मोड है। नंबर 1 प्रोग्राम नंबर 1 में है USB यानी कि यूटिलिटी विल प्रोवाइड पावर टू लोड एज फर्स्ट प्रायोरिटी। यूटिलिटी सबसे पहले लोड को चलाएगी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे, ठीक है। उसके बाद सोलर एंड बैटरी एनर्जी विल प्रोवाइड पावर टू लोड एंड ओनली व्हेन यूटिलिटी पावर इज़ नॉट अवेलेबल। सोलर और बैटरी सिर्फ उस वक्त एनर्जी हमें प्रोवाइड करेंगी या बैटरी चार्ज करेंगी जब यूटिलिटी पावर अवेलेबल नहीं होगी। यानी कि ये मोड सिर्फ़ और सिर्फ बग़ैर सोलर सिस्टम के अगर आपने ये सोलर इन्वर्टर यूज़ करना तो फिर आप USB पे इसको रख सकते हैं, तो वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है तो फिर हम अगला देखते हैं, सोलर फर्स्ट SUB की जो है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी टू कॉन्फ़िगर लोड पावर सोर्स प्रायोरिटी। इसमें क्या है, सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे चलेगा। S से सोलर है, U से यूटिलिटी यानी वापडा और B से बैटरी। तो सोलर एनर्जी प्रोवाइड पावर टू द लोड एज फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले सोलर जो है वो ही दिन के टाइम हमारा लोड चलाएगी और चार्जिंग भी चलाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर। इफ़ सोलर एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट टू पावर ऑल कनेक्टेड लोड, यूटिलिटी विल सप्लाई पावर टू लोड एट द सेम टाइम। अगर हमारी जो है सोलर एनर्जी PV की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, थोड़ी है, तो फिर क्या होगा, यूटिलिटी विल सप्लाई पावर टू लोड एट सेम टाइम। यानी कि यूटिलिटी जो है वो साथ मिक्सिंग करके चलाएगी, कुछ लोड सोलर के ऊपर रहेगा और कुछ जो है यूटिलिटी के ऊपर आ जाएगा, दोनों सेम टाइम यूज़ होंगी। बैटरी प्रोवाइड पावर टू द लोड ओनली व्हेन एनी वन कंडीशन हैपन। बैटरी सिर्फ उस टाइम पे, जो थर्ड हमारा ऑप्शन है बैटरी का, वो सिर्फ उस टाइम पे लोड को चलाएगी जब क्या होगा, सोलर एनर्जी एंड यूटिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। जब सोलर और यूटिलिटी यानी वापडा दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें बैटरी सिर्फ और सिर्फ बैकअप प्रोवाइड करेगी थर्ड ऑप्शन के तौर पे। दोस्तों, नंबर 1 प्रोग्रामिंग में तीसरा मोड SBU का है यानी कि सबसे पहले सोलर फिर बैटरी उसके बाद यूटिलिटी। सोलर एनर्जी प्रोवाइड पावर टू द लोड एट फर्स्ट प्रायोरिटी। इसमें भी सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर लोड को पावर प्रोवाइड करेगी। उसके बाद सोलर एनर्जी इज़ इफ़ नॉट सफिशिएंट टू पावर ऑल कनेक्टेड लोड। अगर सोलर एनर्जी बहुत कम मिकदार में है, बैटरी एनर्जी विल सप्लाई पावर टू द लोड एट द सेम टाइम। यानी कि सेम टाइम पे बैटरी भी साथ लोड को चलाएगी, कुछ सोलर से लेगा और कुछ बैटरी से लेगा, उनको मिक्स करके चलाएगा काम को। यूटिलिटी प्रोवाइड पावर टू द लोड ओनली। यूटिलिटी यानी वापडा सिर्फ उस वक्त प्रोवाइड करेगी व्हेन बैटरी वोल्टेज ड्रॉप टू आइदर लो लेवल वार्निंग वोल्टेज। यानी ये कि एक कंडीशन तो ये है कि बैटरी या तो लो लेवल पे जो वार्निंग वोल्टेज हैं, यानी कि वार्निंग वोल्टेज वो वोल्टेज हैं जो डबल बैटरी वाला ये जो UPS है, इसमें तकरीबन 20 से 22 के दरमियान जब वोल्टेज होंगे, जब जो आपने सेट किए हुए हैं लो DC कट ऑफ वोल्टेज, जब उस पे पहुंचेगी तो ये क्या है, उसको कट ऑफ करवा देगा और यूटिलिटी को ऑन कर देगा। या फिर आर द सेटिंग पॉइंट इन प्रोग्राम 12, या फिर प्रोग्राम 12 जो आगे हम देखेंगे 12 नंबर की सेटिंग नंबर प्रोग्राम 12 जो है, उसमें जो आपने वोल्टेज रखे हुए हैं वहाँ तक जब पहुँचेगा तो बैटरी को छोड़ देगा और फिर यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगा लोड सारा और चार्जिंग भी। दोस्तों, इसके बाद सेटिंग नंबर 2 है। प्रोग्राम नंबर 2 में क्या है, मैक्सिमम चार्जिंग करंट टू कॉन्फ़िगर टोटल चार्जिंग करंट फॉर सोलर एंड यूटिलिटी चार्जर्स। मैक्सिमम चार्जिंग करंट इज़ इक्वल टू यूटिलिटी चार्जिंग प्लस सोलर चार्जिंग करंट। यानी कि ये जो सेटिंग है इसी में
आपका यूटिलिटी चार्जिंग करंट भी है और सोलर चार्जिंग करंट भी है। दोनों करंट इसी सेटिंग के थ्रू गुजर के जाएंगे आगे। यानी कि अगर इसको आपने कम रखा हुआ है तो फिर आगे जो आप 11 नंबर पे सेटिंग ज़्यादा भी कर देंगे यूटिलिटी चार्जिंग वाली, तो फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इफ़ेक्टिव तभी होगी जब यहाँ से आप करंट को ज़्यादा रखेंगे। तो अगर सोलर का करंट ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फिर यहाँ से इसको मैक्सिमम रखें। आप यहाँ से सोलर की चार्जिंग जितनी आप तेज़ रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन आपका जो है बैटरी बैंक उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप 100 एम्पेयर आवर की बैटरी बैंक यूज़ कर रहे हैं तो फिर 100 एम्पेयर आवर का यानी कि 17 प्लेट की अगर आपकी बैटरी है तो फिर आपको मैक्सिमम 10 एम्पेयर रखना चाहिए करंट। इससे ज़्यादा आप नहीं रखेंगे। अगर ज़्यादा रखेंगे 20 एम्पेयर भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि उसकी बैटरी के अंदर चूँकि तेज़ी से करंट चार्ज होगा, जो बैटरी आपकी 4 घंटे में चार्ज होनी थी वो अब 2 घंटे में चार्ज होगी, जल्दी चार्ज होगी। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बैटरी के अंदर वेपोराइजेशन प्रोसेस होता है। चार्जिंग के दौरान टाइनी बबल्स बन रहे होते हैं और उसके अंदर गैसेस और फ्यूम्स बन के अंदर सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, और उसके जो कैप होता है उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, उसमें से वो सारी गैसेस निकल रही होती हैं। बाज़ औक़ात होता ये है कि वो जो छोटा सा होल होता है लेड एसिड बैटरी के कैप के अंदर, वो मिट्टी वगैरह आने से बंद हो जाता है, तो फिर बैटरी फट जाती है। अगर तो आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि ट्यूबलर जो कैप्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे खुले डुले होल्स होते हैं, उनमें से आसानी से गैसेस बाहर निकल सकती हैं। तो ट्यूबलर कैप्स जो हैं अलग से भी मिल जाते हैं। एक बैटरी के 6 कैप्स का अगर आप एक सेट लेकर लगा दें तो आपकी बैटरी जो है वो आपको लेवल बताएगी कि आपका बैटरी का पानी का लेवल कितना है। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं जो फ्लडेड बैटरी होती है, तो फिर आप इसको बैटरी के हिसाब से रखें, 10 एम्पेयर रखें अगर 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है। अगर 200 एम्पेयर आवर यानी 27 प्लेट वाली बैटरी है तो फिर आप इसको 20 एम्पेयर इसकी रेंज सेलेक्ट कर लें। अगर आप दूसरी ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको 50 या 60 एम्पेयर पे रखें, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 60 है, तो ताकि आपको मैक्सिमम जो है परफॉर्मेंस मिले। दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि आपको एम्पेयर्स उतने ही मिलेंगे, चार्जिंग के एम्पेयर्स उतने ही मिलेंगे जितने आपने पैनल लगाए हुए हैं। सोलर पैनल्स आपके अगर कम हैं तो फिर आपको एम्पेयर्स भी कम ही मिलेंगे। अगर आपने पैनल ज़्यादा लगाए हुए हैं लेकिन आपका लोड बहुत ज़्यादा है तो फिर भी आपको चार्जिंग के एम्पेयर पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि चार्जिंग के एम्पेयर्स तब मिलते हैं अगर मिसाल के तौर पर आपकी 2 किलोवाट का आपका जो है सोलर सिस्टम काम कर रहा है, पावर जो है पीवी 2 किलोवाट प्रोड्यूस कर रही है, तो आपका लोड भी जो है 2 किलोवाट का है, तो फिर आपको चार्जिंग एम्पेयर्स क्या मिलने हैं? जो बचेंगे उसमें से एम्पेयर्स आपके लोड में से, तो वही आपको चार्जिंग एम्पेयर्स मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप लोड डालेंगे उसके बाद जितनी आपकी टोटल पीवी जनरेशन है उसमें से वो माइनस करके बाकी आपकी जो बैटरीज़ हैं फिर उस बाकी करंट से वो चार्जिंग होगी उनकी। तो इसको अगर आप 60 एम्पेयर पे रखेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि 60 एम्पेयर से ही चार्जिंग हो। इसके बाद एसी इनपुट वोल्टेज रेंज, ये 2 किस्म के मोड है इसमें, एक अप्लायंस मोड है और एक यूपीएस मोड है। अप्लायंस APL और यूपीएस जो मोड है इसमें अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। APL मोड जो है डिफ़ॉल्ट जितने भी यूपीएस वगैरह होते हैं, सोलर इन्वर्टर जितने भी हैं, APL मोड डिफ़ॉल्ट होता है उनमें। इफ़ सेलेक्टेड एक्सेप्टेबल AC इनपुट वोल्टेज रेंज विल बी विद इन 92 to 80 वोल्ट AC। अगर आपने APL मोड पे अपने इन्वर्टर को रखा हुआ है तो फिर आपकी अगर 90 वोल्ट तक वापडा अवेलेबल होती है तो इन्वर्टर जो है वापडा को इनपुट आने देगा, यानी कि उसमें से गुजर के आपका लोड चल जाएगा, चार्जिंग होगी, सारा कुछ होगा। अगर 90 वोल्ट से कम वोल्टेज वापडा के आते हैं तो इन्वर्टर उसको ब्लॉक कर देगा, उसको पास आउट नहीं करने देगा। अगर 280 वोल्ट टू 80 वोल्ट से ज़्यादा होते हैं तो फिर भी उसको पास आउट नहीं करने देगा। इसके बाद अगर दूसरी बात ये है कि अगर आपने यूपीएस मोड रखा हुआ है तो फिर 172 टू 80 वोल्ट AC इसकी रेंज है।
अब इन दोनों मोड्स में एक मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस जो ये है कि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, पीसी आपने रखा हुआ, तो फिर आपका जो एपीएल मोड के ऊपर पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा। कुछ कंपनीज़ हैं जिनके पीसी रीस्टार्ट नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो हैं वो रीस्टार्ट हो जाते हैं एपीएल मोड पे। इसलिए आप अगर पीसी यूज़र हैं तो फिर आप यूपीएस मोड को सेलेक्ट करें। दोस्तों इसकी मेन रीज़न क्या है, एपीएल मोड पे रखें तो पीसी रीस्टार्ट क्यों हो जाता है और यूपीएस मोड पे रखें तो रीस्टार्ट क्यों नहीं होता। इसकी मेन रीज़न ये है कि एपीएल मोड पे जब हम रखते हैं तो एपीएल मोड के ऊपर जब हमारा इन्वर्टर रनिंग में होता है, अगर हमारी जो है लोड शेडिंग होती है तो अचानक जो है वापडा से बैटरी के ऊपर शिफ्ट होता है, तो एक जो है स्लाइटली एक टाइम इंटरवल का गैप आता है जो कि 20 मिली सेकेंड का होता है एपीएल मोड में, और यूपीएस मोड में भी होता है गैप, ताकि दोनों जो हैं सप्लाईज आपस में इंटरप्ट ना हो जाएं। अगर इंटरप्ट करेंगी तो यूपीएस को जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, वो जल जाएगा। इसलिए यूपीएस मोड के अंदर भी 10 मिली सेकेंड का गैप एक रखा हो जाता है, ताकि एक सप्लाई जाए उसके 10 मिली सेकेंड बाद दूसरी सप्लाई जो ऑन हो जाए। ये इतना मामूली सा गैप होता है यूपीएस मोड पे 10 मिली सेकेंड का कि हमारी जो भी हमारा लोड चल रहा होता है हमें महसूस भी नहीं होता कि पावर शिफ्ट हो गई है। पावर शिफ्टिंग गैप बहुत ही कम होता है। एपीएल मोड पे 20 मिली सेकेंड का गैप होता है जो हम इंसानी आँख से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो हमें पता लग जाता है कि अब जो है पावर शिफ्ट हो रही है दूसरे सोर्स पे, एक सोर्स से दूसरे सोर्स के ऊपर शिफ्ट हो रही है। तो ये मेन इसकी रीज़न है। इसके बाद 5 नंबर सेटिंग है बैटरी टाइप। बैटरी टाइप में जो है इसमें एजीएम बैटरी भी है, डिफ़ॉल्ट जो है एजीएम है, उसके बाद फ्लडेड। अक्सर दोस्तों होता क्या है, जब आप इन्वर्टर अपने इलेक्ट्रिशियन से फिट करवाते हैं तो टेक्नीशियन इसको फिट करने के बाद ऐसे ही छोड़ के चला जाता है, इसकी सेटिंग वगैरह नहीं करता। तो एजीएम पे जो है सेटिंग वो बैटरी होती है जो आपकी नॉर्मल लेड एसिड बैटरी यूज़ आप करते हैं, जो कार या गाड़ियों में इस्तेमाल होती है वो बैटरी, वो जो नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है वो उसकी सेटिंग है ये एजीएम बैटरी। या फिर सील्ड लेड एसिड बैटरी होती है, उसकी भी सेटिंग तकरीबन सेम ही होती है। और एफएलडी मोड के ऊपर भी इसकी सेटिंग सेम है, एजीएम के ऊपर भी सेम है। लेकिन होता क्या है, जब आप ट्यूबलर बैटरी कनेक्ट करवा लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन जो हैं ज़्यादातर उनको पता नहीं होता, वो फिट करके आपका इन्वर्टर चले जाते हैं, ट्यूबलर बैटरी साथ लगा देते हैं। ट्यूबलर बैटरी को तेज़ करंट चाहिए, वोल्टेज बुल्क चार्ज वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, फ्लोट चार्ज वोल्टेज तो सेम होते हैं, लेकिन जब बुल्क चार्ज वोल्टेज उसको पूरे नहीं मिलते तो बैटरी आपकी चार्ज नहीं होती। बाज़ औक़ात बिल्कुल चार्जिंग नहीं होती, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 50% बैटरी चार्ज हो रही होती है और बाकी 50% चार्ज ही नहीं हो रही होती। उसके लिए अगर आपने ट्यूबलर बैटरी यूज़ करनी है इस इन्वर्टर के साथ, तो आपने यूएससी को सेलेक्ट करना है। यूएससी का मतलब है यूज़र डिफाइंड, यानी कि कस्टम यूज़र डिफाइंड सेटिंग जो है। फॉर इसके ऊपर लिखा भी हुआ है फॉर ट्यूबलर एंड लिथियम बैटरीज। लिथियम बैटरीज़ के वोल्टेज का भी डिफरेंस होता है, उसके लिए भी हम जो लिथियम बैटरी लगाएंगे उसके बुल्क चार्ज वोल्टेज जो हैं और फ्लोट चार्ज वोल्टेज उसके साथ जो कंपनी ने रिकमेंड किए होते हैं उसी के मुताबिक हम उसकी सेटिंग करेंगे। इफ़ यूज़र डिफाइंड इज सिलेक्टेड बैटरी चार्ज वोल्टेज एंड लो DC कट ऑफ वोल्टेज कैन बी सेट अप इन प्रोग्राम 26, 27 एंड 29। 26 नेक्स्ट में हम देखेंगे 26 जो है बुल्क चार्ज वोल्टेज है, 27 पे फ्लोट चार्ज वोल्टेज है, जबकि 29 पे लो DC कट ऑफ बैटरी वोल्टेज है। ये तीनों तभी सेट होंगे, चेंज होंगे जब हम यहाँ से बैटरी टाइप को यूएससी पे रखेंगे, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से इन सेटिंग्स को हम चेंज कर सकेंगे। तो अक्सर लोग इसको एजीएम पे रख के तो 26, 27 नंबर और 29 नंबर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चेंज कर नहीं पाते। दोस्तों इसके बाद ओवरलोड और ओवर टेम्परेचर की सेटिंग है। ये 6 नंबर जो सेटिंग है इसमें इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह 7 नंबर जो है इसमें भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। यानी कि ये जब ओवरलोड होगा या ओवर टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, अगर हमने इसको डिसेबल पे रखा हुआ है तो ये जब इन्वर्टर ओवरलोड होने की वजह से बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, तो फिर ये ख़ुद ब खुद दोबारा स्टार्ट होने की कोशिश नहीं करेगा अगर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिसेबल पे रखा हुआ है। और रखना भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे चाहिए इन दोनों सेटिंग्स को। अगर हम इसको अनेबल कर देंगे तो उसका फ़ायदा भी है और नुकसान ज़्यादा है।
उसका जो है बेनिफिट हमें क्या होगा कि हमें दोबारा उसको रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद इन्वर्टर रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होता है? जब ओवरलोड हो रहा है, हावी लोड आपने ऑन किया हुआ है, तो वो जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद हैवी लोड तो आपने हटाया नहीं, वो दोबारा जब रीस्टार्ट होने की कोशिश करेगा, उसी कोशिश में वो 2-3 दफ़ा ऐसे रीस्टार्ट होगा, फ्लक्चुएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसका, तो उसको 2-3 झटके लगेंगे और इन्वर्टर आपका उड़ जाएगा। इसलिए आपने इसको इनेबल कभी भी नहीं रखना, इसको आप ख़ुद से दोबारा ऑन करें जब बंद हो जाए, तो वो बेहतर है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। दोस्तों 9 नंबर सेटिंग में आउटपुट फ्रिक्वेंसी है, यानी कि ये वो फ्रिक्वेंसी है जो इन्वर्टर जो बिजली प्रोड्यूस करता है, ये उसकी फ्रिक्वेंसी है। ये आपने 50 साइकिल ही रखनी है, इसको 60 हर्ट्ज़ आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। 50 हर्ट्ज़ या 50 साइकिल ही इसको सिलेक्ट करके रखना है, यही डिफ़ॉल्ट वैल्यू है पाकिस्तान में। यही जितने भी अप्लाइंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो सारे ही, और जितने भी इंडक्टिव लोड हैं या मोटर्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, वो सारे ही 50 हर्ट्ज़ पे ही वर्किंग करते हैं। दोस्तों इसको अगर आपने 60 हर्ट्ज़ पे रख दिया तो फिर आपका जो इन्वर्टर भी जल सकता है और आपकी जो है अप्लाइंसेस भी जल जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फ़ौरन जल जाएंगे। इसके बाद है सेटिंग नंबर 10, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज ये वो वोल्टेज है जो इन्वर्टर प्रोड्यूस करता है, चाहे वो बैटरी मोड पे काम कर रहा हो या फिर सोलर मोड के ऊपर। तो ये 220, 230 और 240, 230 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, यही रखनी चाहिए। 220 वोल्टेज अगर आप रखेंगे तो आपके जो फैंस वगैरह हैं, पंखे वगैरह हैं, वो थोड़ा सा कम स्पीड से चलेंगे, और आपका जो फ्रीज़र वगैरह है या फ्रिज आप यूज़ कर रहे हैं, उनकी कूलिंग में भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन बैटरी टाइमिंग थोड़ी सी बहुत ही मामूली सी बढ़ जाएगी, बहुत ही मामूली सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन 230 वोल्ट पे आपकी जो फैंस हैं उनकी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा होगी, और जो आपका जो कंप्रेसर होगा फ्रिज का, वो भी सही अच्छे तरीके से काम करेगा, तो कूलिंग वगैरह सही होगी। इसके बाद आप 11 नंबर सेटिंग में आएँ तो इसमें मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट की सेटिंग है। इसमें वो बता रहा है सेटिंग, अगर आपने प्रोग्राम 2 में संभालर रखी हुई है, प्रोग्राम 2 जो है चार्जिंग की सेटिंग जो है वो आपने वहाँ से लो लेवल की रखी हुई है। यहाँ से आप 11 नंबर से उसको ज़्यादा अगर रखेंगे यूटिलिटी को, तो फिर वो वर्किंग नहीं करेगी। वो वर्किंग तभी यहाँ से ज़्यादा अम्पेयर्स आप बढ़ा सकते हैं जब आपने 2 नंबर प्रोग्राम के अंदर अम्पेयर ज़्यादा सेलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ से ये जैसे जितने भी अच्छे बड़े इन्वर्टर्स हैं उनमें 2 अम्पेयर 2 अम्पेयर का, यानी कि बहुत ही मिनिमम करंट एक लेवल होता है, इसमें भी वही फंक्शन मौजूद है 2 अम्पेयर का। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको अगर आप 2 अम्पेयर के ऊपर बैटरी को रखते हैं और चार्जिंग तो बहुत ही स्लो होगी, यानी कि वो 5-6 घंटे में भी आपकी बैटरी फुल तो दूर की बात, अगर आप 5-6 घंटे भी 2 अम्पेयर पे चार्जिंग करवाएंगे तो फिर बैटरी आपकी जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का बैकअप देगी। लेकिन इसका फ़ायदा तब होता है जब आपने बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है, बड़े बैटरी बैंक्स आपके बड़े लगाए हुए हैं, तो रात को आपका जो है लोड शेडिंग ज़्यादा नहीं हो रही या तकरीबन ना होने के बराबर है, तो फिर चार्जिंग बिल्कुल मुकम्मल ऑफ़ करने के बजाय 2 अम्पेयर पे ज़्यादातर लोग एडजस्ट कर देते हैं। इस हवाले से इसकी जो है सेटिंग ये 2 अम्पेयर की बहुत अच्छी है। दोस्तों ज़्यादातर जो लोग आपको बताएंगे कि 100 एम्पेयर आर की बैटरी के साथ 10 एम्पेयर रखें और 200 एम्पेयर आर की बैटरी के साथ 20 एम्पेयर रखें, या फिर 30 एम्पेयर आप रखें। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको मिनिमम लेवल पे रखें, क्योंकि ये चार्जिंग वापडा से होनी है, यूटिलिटी से होनी है। अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग बहुत ही कम है तो फिर आप इसको ज़्यादा भी रखना चाहते हैं तो 10 एम्पेयर से ज़्यादा इसकी चार्जिंग ना रखें, चाहे आप 200 एम्पेयर आर का बैटरी बैंक ही यूज़ कर रहे हो, फिर भी आप इसको 10 एम्पेयर से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि इसकी मेन रीज़न क्या है, जो है इसका ख़र्चा बिजली का जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो दिन के टाइम आप सेविंग करते हैं, रात के टाइम चार्जिंग के ऊपर आप जो है उसको वेस्ट कर देते हैं, जो एनर्जी आपने दिन को सेव की होती है। वो वापडा से जब चार्जिंग होती है कोई भी बैटरी, ख़ास तौर पे 24 वोल्ट का जो सिस्टम है डबल बैटरी, तो ये ठीक ठाक जो है ना इसका ख़र्चा होता है, तो इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है।
इसलिए आप इसको 10 एम्पेयर पे रखें। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए कि आप चाहते हैं कि बार बार अगर एक घंटा बिजली आती है तो 1 घंटा जाती है, तो फिर आप इसको 20 एम्पेयर भी रख सकते हैं, 30 पे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको ज़्यादा रखा हुआ है तो फिर आपकी बैटरी जो है वो ड्राई होने शुरू हो सकती है, उसकी जो है इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका कम होने के चांसेस होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट बाहर आने से उसकी टॉप सरफेस जो होती है वो हर वक्त नमी उसमें रहती है, तो फिर आप यहाँ से एम्पेयर्स जो हैं बैटरी के कम कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम आपकी जो है ना वो ओवर चार्जिंग की जो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन ओवर चार्जिंग ज़्यादातर जो है 26 नंबर सेटिंग जो बुल्क चार्ज वोल्टेज है उससे ज़्यादा वो बैटरी जो है इफ़ेक्ट होती है, उसको अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर ओवर चार्जिंग का इशू देखने में आएगा। 26 नंबर सेटिंग को हम आगे बताएंगे कि कहाँ पे उसकी सही सेटिंग रखनी है। दोस्तों 3 किलोवाट के इस इन्वर्टर का जो यूटिलिटी बैटरी चार्जिंग चार्जर है जो ये काफ़ी पावरफुल है और ये 60 to 70 बल्कि 80 एम्पेयर तक जो है बैटरी की चार्जिंग कैपेबिलिटी रखता है। यानी इसके साथ हम 800 एम्पेयर आवर के बैटरी बैंक्स, इतने बड़े बैटरी बैंक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 12 नंबर सेटिंग है। 12 नंबर सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों। 12 नंबर और 13 नंबर सेटिंग जो है आपके इन्वर्टर को फुली ऑटोमेटिक बनाने के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको इस सेटिंग की समझ नहीं आती कि ये सेटिंग कैसे काम करती है। तो इसमें देखते हैं हम ये क्या चीज़ है। सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स व्हेन सेलेक्टिंग SBU प्रायोरिटी आर सोलर फर्स्ट इन प्रोग्राम 1। अगर प्रोग्राम 1 में आपने SBU को सिलेक्ट किया हुआ है, SBU प्रायोरिटी सोर्स आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो फिर आपकी 12 नंबर और 13 नंबर सेटिंग काम करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। अगर आपने कोई और मोड सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर ये 12 नंबर और 13 नंबर दोनों सेटिंग्स काम बिल्कुल नहीं करेंगी। अब ये देखते हैं ये काम कैसे करती हैं। इसमें अगर जब आपका सोलर दिन के टाइम चलता है तो शाम जैसे हो जाती है तो फिर क्या होता है, आपका सारा लोड जो होता है बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो जब बैटरी के ऊपर आपका लोड शिफ्ट होता है तो उसके बाद ये 12 नंबर सेटिंग अपना काम दिखाती है। वो ऐसे होता है कि बैटरी जब आपकी यूज़ हो रही होती है शाम के टाइम या रात के टाइम यूज़ हो रही होती है, तो यहाँ से हमने जो लेवल उसको बताना है कि इस लेवल तक, इतने वोल्टेज तक बैटरी जो है यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद बैटरी यूज़ करनी छोड़ दे, यानी कि उसके बाद बैटरी यूज़ करनी छोड़ दे। आपने 50% बैटरी यूज़ करनी है, 70% बैटरी यूज़ करना चाहते हैं, और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका लोड जो है सारा यूटिलिटी यानी वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ से आप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 23 वोल्ट होती है, तो आप यहाँ से इसको 22 वोल्ट पे भी रख सकते हैं। लेकिन 22 वोल्ट पे रखेंगे तो क्या होगा, 22 वोल्ट पे रखने से आपका जो है शाम के टाइम जो बैटरी ड्रेन हो जाएगी 22 वोल्ट तक, यानी कि दिन के टाइम पे जो आपने सोलर से बैटरी फ्री में चार्ज की थी वो शाम को मगरिब के टाइम पे या मगरिब से इशा के दरमियान वो बैटरी जो है आपकी 22 वोल्ट तक ड्रेन हो जाएगी। जब वो आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है कितना आपने लोड डाला है, उतने ही आपको आवर्स का बैकअप मिलेगा। तो आप इसको 22 वोल्ट पे रखेंगे तो बैटरी आपकी 22 वोल्ट पर यूज़ करने के बाद वो यूटिलिटी पे शिफ्ट कर देगा, यूटिलिटी पे लोड भी शिफ्ट हो जाएगा और चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने 16 नंबर सेटिंग जो है वहाँ से चार्जिंग सेलेक्ट की हुई है कि चार्जिंग आपकी हो, वहाँ से अगर आपने OSO नहीं सिलेक्ट किया हुआ, यानी कि ओनली सोलर, वहाँ पे चार्जिंग रात के टाइम नहीं होती OSO पे रखने पे, तो फिर आपकी ये सेटिंग काम करेगी। दोस्तों मिसाल के तौर पे अगर आप इसको थोड़ा हाई लेवल पे रखते हैं, यानी कि 24 या 25 वोल्ट पे रखते हैं, तो फिर क्या होगा, 25 वोल्ट पे अगर रखेंगे तो बैटरी जो है ये बैटरी फ्लोट वोल्टेज जो होते हैं डबल बैटरी वाले सिस्टम में 27 वोल्ट फ्लोट वोल्टेज होते हैं। फ्लोट वोल्टेज 27 यानी कि 27 तक आपकी बैटरी चार्ज होती है। 25 तक जब ये यूज़ हो जाएगी तो फिर ये लोड को यूटिलिटी पे शिफ्ट कर देगा और बैटरी को छोड़ देगा। बैटरी आपकी 25 वोल्ट पे रखने से आप मतलब ये है कि 70% उसके अंदर करंट होगा, अभी चार्जिंग मौजूद होगी, वो बैटरी को छोड़ देगा और बैटरी को बैकअप के तौर पर रख देगा ताकि रात के टाइम पे वो यूज़ की जा सके। तो फिर ये यूटिलिटी को ऑन कर देगा
तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 23 या फिर 24 इन वैल्यूज़ के दरमियान में रखें तो ज़्यादा बेस्ट आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। इसके बाद 13 नंबर सेटिंग जो है ये सेटिंग भी उसी प्रोग्राम नंबर 1 से मशरूत है। यानी कि अगर आपने प्रोग्राम नंबर 1 पे SBU मोड सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर ही ये काम करेगी, इसकी फंक्शनिंग तभी होगी। ये अब क्या चीज़ है, सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू बैटरी मोड व्हेन सेलेक्टिंग SBU प्रायोरिटी आर सोलर फर्स्ट इन प्रोग्राम 1। यानी कि ये आपका जब सबसे पहले सोलर चलेगा दिन के टाइम, फिर शाम को बैटरी यूज़ होनी शुरू हो जाएगी। बैटरी जब यूज़ होनी शुरू हो जाएगी, बैटरी जो लेवल आपने 12 नंबर में सेटिंग 12 नंबर में सेटिंग की है उस तक यूज़ होगी। उसके बाद यूटिलिटी ऑन हो जाएगी। यूटिलिटी फिर कितनी देर तक ऑन रहे ये डिसाइड करना है 13 नंबर सेटिंग ने। 13 नंबर सेटिंग ने ये बताना है कि आपकी यूटिलिटी कितनी देर तक चलती रहे रात के टाइम। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आपने सेटिंग की हुई है 13 नंबर में उस वोल्टेज लेवल तक बैटरी जब आपकी चार्ज हो जाएगी यूटिलिटी से यानी वापडा से, तो फिर ये पॉइंट बैक टू बैटरी मोड, ये बैटरी मोड में दोबारा शिफ्ट कर देगा पावर को। जो आपका लोड सारा यूटिलिटी से चल रहा था वो दोबारा बैटरी से रनिंग में आ जाएगा, तो बैटरी दोबारा से यूज़ होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर आप इसको बैटरी फुल पे रखते हैं तो बैटरी फुल चार्ज होगी, तो फिर ये बैटरी मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप इसको, आपका बैटरी बैंक्स इतने बड़े हैं कि आप और लोड आपका कम है, मिसाल के तौर पे सुबह के टाइम 3 बजे 4 बजे के टाइम पे ये उसको यूटिलिटी को छोड़ देता है और बैटरी के ऊपर शिफ्ट कर देता है आपके लोड को, तो फिर इन्वर्टर जो है बैटरी को यूज़ करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सुबह के टाइम आपका ये शिफ्ट हो जाता है तो क्या होगा, 3 बजे या 4 बजे अगर शिफ्ट होता है उसके बाद बैटरी के ऊपर चल रहा है तो 2 से 3 या 4 घंटे चलेगा। 7 बजे गर्मियों में तकरीबन 7 बजे के करीब 250-300 वाट की प्रोडक्शन जो है सोलर की आमतौर पे शुरू हो जाती है। तो आपके ये डिपेंड करता है पैनल्स के ऊपर। तो फिर क्या होगा, ये बैटरी जो आपकी जो चार्ज थी उसको खाली कर देगा। खाली बैटरी करने का फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा वो खाली बैटरी जब सोलर का करंट आ जाएगा 7 बजे या 8 बजे तो बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, बैटरी वो फ्री में चार्ज होगी। जो आपने खाली करके उसको सोलर को दिन के टाइम प्रोवाइड कर दी है, ये लो भाई ये बैटरी खाली है इसको चार्ज करो, तो फिर आपको उसका डबल फ़ायदा होगा। यानी कि आप बैटरी भी फ्री में चार्ज करेंगे और जो दिन के टाइम लोड है वो भी फ्री में चलता ही है। तो अगर आप उसको बैटरी सोलर को देते हैं सुबह के टाइम वापडा से चार्ज करके, मुकम्मल चार्ज करके, 13 नंबर सेटिंग और 12 नंबर सेटिंग को आप नहीं यूटिलाइज़ करते, फिर आपको जो सोलर है उसको बैटरी फुल चार्ज मिलती है वापडा से, तो वो आपको इतना बेनिफिट नहीं होता, आपकी एनर्जी सेविंग नहीं होती। तो इस सेटिंग को लाजमी यूज़ करें 13 नंबर को। इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 27 पे रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दोस्तों अगर लोड शेडिंग का इशू ज़्यादा है रात के टाइम तो फिर इसको फुल पे ही सिलेक्ट करें ताकि बैटरी फुल एक दफ़ा चार्ज हो जाए, फिर ही वो बैटरी मोड पे शिफ्ट हो। तो इसको आप 27, 28, 29 वोल्ट तक भी रख सकते हैं। 29.2 पे फुल हो जाता है, यानी कि बैटरी फुल हो जाती है। तो ये बैटरी जो है नॉर्मल इसकी जो वैल्यू है वो 27 वोल्ट है, तो इसके ऊपर भी आप रख सकते हैं तो बेहतर है, डिफ़ॉल्ट पे रहने दें। दोस्तों इसके बाद 16 नंबर की सेटिंग है चार्जर सोर्स प्रायोरिटी टू कॉन्फ़िगर चार्जर सोर्स प्रायोरिटी। यानी कि आपने अपनी बैटरी जो है किस से चार्ज करवानी है, तो इसमें CUE यूटिलिटी विल चार्ज बैटरी एज फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि CUE पे रखेंगे तो बैटरी जो है सबसे पहले प्रायोरिटी के तौर पर वापडा से चार्ज होगी। सोलर एनर्जी विल चार्ज बैटरी ओनली व्हेन यूटिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि अगर आप सोलर सिस्टम नहीं यूज़ कर रहे, सिंपल आप इसको UPS के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप CUE पे भी रख सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप CSO पे रखेंगे तो फिर सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे बैटरी को चार्ज करेगा। सोलर एनर्जी विल चार्ज बैटरी एज फर्स्ट प्रायोरिटी, यूटिलिटी विल चार्ज बैटरी ओनली व्हेन सोलर एनर्जी इज़ नॉट अवेलेबल,
यूटिलिटी सिर्फ उस टाइम ही बैटरी को चार्ज करेगी जब सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि दिन के टाइम अगर बहुत ज़्यादा बादल आ गए तो फिर ये यूटिलिटी से चार्जिंग करेगा, नहीं तो फिर ये रात के टाइम जो है यूटिलिटी से चार्जिंग करेगा और दिन को सोलर पे ही करेगा चार्ज फर्स्ट प्रोडक्ट के तौर पे। तो मोस्टली लोग यही CSO की सेटिंग यूज़ करते हैं, तो करनी भी यही चाहिए। इसके बाद सेकंड पे SNU, सोलर एंड यूटिलिटी विल चार्ज बैटरी एट द सेम टाइम, यानी कि ये मिक्स करके करंट हाफ ऑफ हाफ करंट इसका सोलर का यूज़ होगा और हाफ या कुछ जितना भी हो यूटिलिटी का यूज़ होगा, यानी ये दोनों सेम टाइम पे बैटरी को चार्जिंग करंट प्रोवाइड करेंगे, दोनों सोर्सेज। इसका ये सेटिंग तभी यूज़ की जाती है जब सोलर पैनल्स बहुत कम लगाए हों, बैटरी बैंक्स बड़े हों और वो चार्ज ना हो रहे हों, या फिर लोड बहुत ज़्यादा हो सोलर पैनल से, तो फिर बैटरी चार्ज करवाने के लिए SNU की जो सेटिंग है इसको रखा जाता है। लेकिन इससे वापडा की कंजम्पशन होती है, बिल ज़्यादा आता है, इसलिए आप CSO की सेटिंग ही यूज़ करें। दोस्तों SNU के बाद इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त मोड है OSO। ये तकरीबन हर इन्वर्टर्स में यही सेटिंग पाई जाती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन इन्वेक्स में भी यही है, फ्रोनेक्स की कंपनी में भी यही सेटिंग्स हैं और मैक्स पावर में भी है और काफ़ी सारी कंपनीज में यही सेटिंग पाई जाती है। OSO यानी कि ओनली सोलर एनर्जी विल बी द ओनली चार्जिंग सोर्स नो मैटर यूटिलिटीज़ अवेलेबल आर नॉट अवेलेबल, यानी कि वापडा आप UPS को देंगे या नहीं देंगे, दोनों सूरतों में ही वो वापडा से बैटरी को चार्ज नहीं करवाएगा, वो चार्जिंग सिर्फ़ और सिर्फ सोलर एनर्जी से ही करवाएगा। यानी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाना है, उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा आपने सेविंग करनी है, आप चाहते हैं कि वापडा का बिल बहुत ही कम आए, तो फिर यहाँ से आप वापडा की चार्जिंग मुकम्मल ऑफ़ कर सकते हैं, यानी कि ये बिल्कुल चार्जिंग बंद हो जाएगी, वापडा पे बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं करेगा। OSO ओनली सोलर, यानी कि दिन हो या रात हो, रात को भी वापडा से चार्जिंग नहीं होगी। लेकिन इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, रात को अगर आपकी बैटरीज छोटी हैं और लोड ज़्यादा है तो बैटरीज आपकी 2-3 घंटे या 4 घंटे अगर निकालती हैं तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो बैटरी खाली होगी यूटिलिटी ऑन हो जाएगी। यूटिलिटी पे जब चल रहा है तो फिर अगर लोड शेडिंग होती है तो फिर आपका मुकम्मल अंधेरा हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा। बैटरी को तो आप पहले ड्रेन कर चुके हैं, बैटरी आप वापडा से चार्ज भी नहीं कर रहे, तो फिर इसका यही ड्रॉबैक होता है। लेकिन अगर आप बैटरी बैंक बड़े लगाए हुए हैं आपने, और या फिर आपका लोड इतना कम है कि आप सारी रात बैटरी यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप इस सेटिंग को रख लें। दोस्तों इसके बाद 18 नंबर की सेटिंग है अलार्म कंट्रोल, बी ऑन बी ऑफ, यहाँ से अलार्म ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। इसके बाद है 19 नंबर सेटिंग। 19 नंबर सेटिंग पे है ESP, यानी कि रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन इफ़ सेलेक्टेड नो मैटर हाउ यूज़र स्विच डिस्प्ले स्क्रीन इट विल ऑटोमेटिकली रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन। दोस्तों अगर आप सेटिंग के बीच में इन्वर्टर को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन के ऊपर जो है वो पॉइंट बैक हो जाता है, चला जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए आप इसको FE पे रखेंगे तो स्टे एट लेटेस्ट स्क्रीन, तो वही उसी स्क्रीन के ऊपर ये रहेगा, यानी डिस्प्ले इसका चेंज नहीं होगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी इसकी सेटिंग करें अपनी सहूलत के मुताबिक। इसके बाद बैकलाइट कंट्रोल 20 नंबर सेटिंग जो है L ऑन L ऑफ, यहाँ से बैकलाइट को ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। इसके बाद बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्टेड 22 नंबर अलार्म की सेटिंग है, ये डिफ़ॉल्ट में ऑन ही होता है, इसकी यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जब प्राइमरी सोर्स आपका इंटरप्टेड होता है वापडा, यानी कि अगर आपकी आती है या फिर जाती है तो फिर इन्वर्टर जो एक लंबी बीप देता है वो यहाँ से आप उसको ऑफ़ भी करवा सकते हैं। दोस्तों 23 नंबर सेटिंग जो है बाईपास डिसेबल या इनेबल की सेटिंग है, यहाँ से ओवरलोड बाईपास को हम इनेबल करवा सकते हैं। व्हेन इनेबल द यूनिट विल ट्रांसफ़र टू लाइन मोड इफ़ ओवरलोड अकर्स इन बैटरी मोड। अगर आपका इन्वर्टर जो है बैटरी मोड के ऊपर वर्किंग कर रहा था और आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लोड चला दिया है, चलाकर इसको ओवरलोड कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो है अगर आपने इनेबल रखा हुआ है बाईपास को तो फिर जो आपका इन्वर्टर है वो लाइन मोड यानी कि यूटिलिटी के ऊपर वापडा के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा, लोड को बाईपास कर देगा, तो बैटरी को यूज़ करना छोड़ देगा। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका इन्वर्टर जो है उसकी सेफ्टी के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये प्रोटेक्शन के लिए है।
और इन्वर्टर को ख़राब होने से बचाएगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है, तो कंपनी ने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू में डिसेबल क्यों रखा हुआ है, और रखना भी डिसेबल ही चाहिए, ताकि ये अगर बैटरी मोड के ऊपर चल रहा है तो फिर इसको बैटरी मोड के ऊपर ही चलते रहना चाहिए। इसको लाइन मोड के ऊपर, वापडा के ऊपर बाईपास नहीं करना चाहिए। अगर एक दफ़ा ये बाईपास कर दे तो ये कई घंटों तक आपका इन्वर्टर जो है वापडा को ही यूज़ करता रहता है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये वापडा को जब ले रहा होता है तो वापडा को छोड़ता नहीं है, वापडा के ऊपर ही चलता रहता है जब तक आप इसको जो है इसका एक सोर्स इंटरप्ट ना करें, तो ये उसके ऊपर चलता रहे। इसलिए आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाईपास डिसेबल ही रखें, BYD। दोस्तों 25 नंबर पे है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड। इसको अनेबल या डिसेबल रख सकते हैं। इसका कोई ख़ास फंक्शनिंग नहीं है। ये जो इन्वर्टर चल रहा होता है इसके अंदर कोई भी फॉल्ट्स आ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर बैटरी लो का फॉल्ट है या बैटरी ओवरचार्ज का फॉल्ट है, तो उनको ये रिकॉर्डिंग करता रहता है। तो इसके जो है सॉफ्टवेयर के अंदर वो रिकॉर्डिंग होती रहती है इसकी। तो इसका कोई ख़ास फंक्शन नहीं है। इसके बाद सबसे अहम जो सेटिंग है किसी भी इन्वर्टर में, चार्जिंग की जो मोस्टली इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो 26 नंबर सेटिंग है, और इसी सेटिंग को कंट्रोल करना चाहिए। इससे ही बैटरीज़ ओवरचार्ज होकर ख़राब भी होती हैं, और इसी से ही आपकी बैटरीज़ जो हैं आपको बैकअप प्रॉब्लम भी जो इशू है वो देखने में मिल सकता है, आपको फेस करना पड़ सकता है कि आपकी बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही। तो फिर भी ये 26 नंबर सेटिंग का सारा कमाल होता है। बुल्क चार्ज वोल्टेज, CV वोल्टेज, ये वोल्टेज जो है आपने 24 वोल्ट वाला आपका इन्वर्टर है 3 किलोवाट, अगर 24 वोल्ट वाला है तो फिर आपने इसको 28.2 पे रखना है नॉर्मल बैटरी के लिए, नॉर्मल लेड एसिड या फिर व्हीकल या कार बैटरी जिसे कहते हैं हम, जो गाड़ियों में यूज़ होने वाली नॉर्मल बैटरी है लेड एसिड बैटरी, उसके लिए आपने इसको 28.2 पे रखना है। तो अगर आपने ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने चेंज कर देनी है ट्यूबलर बैटरी के हिसाब से। वो ट्यूबलर बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो अगर आप 28.2 पे रखेंगे तो फिर आपकी बैटरी जो है चार्जिंग नहीं होगी उसकी मुकम्मल। तो फिर आप इसको 28.2 की बजाय 29.2 पे रखेंगे। अगर ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर 29.2 के ऊपर इसकी सेटिंग करनी है। तो 29.2 पे रखने से आपकी जो ट्यूबलर बैटरी है वो कम्प्लीटली चार्ज होगी, 100% चार्जिंग होगी उसकी। अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा ये फॉल्ट आजकल देखने में आ रहा है कि जो इन्वर्टर फ़िट करवा लेते हैं इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रीशियन जाते हुए इसकी सेटिंग बिल्कुल नहीं करता, और जब आप उससे पूछते हैं कि इन्वर्टर फ़िट कर लोगे, वो कहता हाँ जी मैंने बड़े किए हैं तो ये भी कर दूँगा, वो करके फिटिंग करके चला जाता है। ये सेटिंग आपकी वहीं पे छोड़ देता है जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो आपने ट्यूबलर बैटरी जो लेटेस्ट आजकल यूज़ कर रहे हैं लोग वो लगाई हुई है, तो 28.2 पे वो कभी भी चार्ज नहीं होगी। अगर होगी भी तो 40 या फिर 50% तक चार्जिंग होगी, बाकी वो वैसे की वैसी पड़ी रहेगी और शाम को आपको बैकअप नहीं मिलेगा बैटरी का। तो इसकी मेन रीज़न यही है। इसको फिर आपने ट्यूबलर बैटरी के हिसाब से 29.2 पे एडजस्ट करना है। दोस्तों इसके साथ ही आपको एक काम की बात भी बता दूं कि अगर आपकी बैटरी जो है बैटरी ओवर चार्ज हो रही है, तो या फिर आपकी बैटरी जो है वो मिक्सचर जो है वो उसको खुश्क कर रही है, यानी जो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो बैटरी का पानी होता है, वो अगर ड्राई हो रहा है, खुश्क हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि 26 नंबर जो आपकी सेटिंग है ये सही नहीं है। ये आप यहाँ से आपने वोल्टेज बढ़ाए हुए हैं, तेज़ रखे हुए हैं, यहाँ से वोल्टेज को कम करेंगे तो वो जो है इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी बैटरी लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बैटरी लाइफ डिक्रीज़ कब होती है, जब तेज़ वोल्टेज और तेज़ करंट से बैटरी को चार्ज करवाते हैं। जब भी आप बैटरी को तेज़ करंट या तेज़ वोल्टेज से चार्ज करवाएंगे तो बैटरी आपकी बहुत जल्दी डैमेज होगी, बहुत ही कम उसकी लाइफ मिलेगी, उसके आप पूरे जो लाइफ साइकिल्स हैं वो कभी भी यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। जब आप इसको बैटरी को रिकमेंडेड सेटिंग के ऊपर रखेंगे तो बैटरी आपको अपनी मैक्सिमम लाइफ देगी। इसलिए हमेशा बैटरी के वोल्टेज और करंट थोड़ा सा आप कम रखें तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। उससे मामूली सा बैकअप का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जो बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। ट्यूबलर बैटरी जो है 5 से 7 साल तक बैटरी लाइफ दे सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड यूज़ करते हैं तो फिर 3 से 4 साल आपको ट्यूबलर बैटरी अपनी लाइफ देगी।
अगर आप नॉर्मल लोड यूज़ करने वाले हैं तो फिर 5 से लेकर 7 साल तक आपको इसी चार्जिंग सेटिंग पे जो आपकी कंपनी रिकमेंडेड सेटिंग है, तो फिर आपकी बैटरी लाइफ आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो इसी तरह अगर आप दूसरी नॉर्मल लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपको 1.5 से 2 साल, वो भी 2 साल या फिर 2.5 साल भी निकाल सकती है। आपके बाज़ औक़ात बैटरीज़ जो हैं 2.5 से 3 साल भी चली जाती हैं। दोस्तों 27 नंबर जो है फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज। फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज की सेटिंग जो है ट्यूबलर बैटरी और नॉर्मल बैटरी के लिए सेम है, यानी कि 27 वोल्ट पे ही रखेंगे आपने। अगर नॉर्मल बैटरी लगाई है, अगर ट्यूबलर लगाई है तो फिर भी 27 वोल्ट पे ही इसको रखना है। तो इसको आप अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर भी आपकी बैटरी के साथ ओवर चार्जिंग का इशू आ सकता है। ये आपको बताता चलूँ कि ये वो वोल्टेज हैं जब बैटरी को किसी भी चार्जर से हम नई बैटरी को चार्ज करें, मुकम्मल 100% चार्ज होने के बाद जो बैटरी के हम चार्जर को हटा दें तो बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर मल्टीमीटर की मदद से हम जब वोल्टेज हम चेक करते हैं तो ये वो वोल्टेज होते हैं। तो ये आपको 24 वोल्टेज वाले जो डबल बैटरी का सिस्टम है जिसमें 2 बैटरी सीरीज़ में होती हैं, वहाँ पे आपको 27 वोल्टेज मिलेंगे बैटरी मुकम्मल चार्ज होने के बाद। यानी कि किसी भी बैटरी की अगर आप चार्जिंग कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो आप उसके फ्लोट वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जब बैटरी चार्जिंग पे लगी हुई है तो फिर आपको फ्लोट वोल्टेज टर्मिनल्स के ऊपर नहीं मिलेंगे, तो फिर आपको बुल्क चार्ज वोल्टेज ही वहाँ पे देखने को मिलेगा, ये जो कि ज़्यादा होते हैं। जो ट्यूबलर बैटरी के लिए हमने 29.2 रखे हैं और 28.2 जो है नॉर्मल लेड एसिड बैटरी के लिए रखें। तो ये फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज ये इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि आपकी बैटरी कितनी है। अगर आपकी बैटरी पुरानी होगी है या ख़राब होगी तो फिर आपकी बैटरी जो है 27 वोल्ट जो है उसके ऊपर नहीं जाएगी। या फिर अगर आप रिपेयरिंग वाली बैटरी यूज़ कर रहे हैं जो जिसके सेल रिपेयर शुदा होते हैं, बैटरी कुछ लोग क्या करते हैं बैटरी रिपेयर बैटरी यूज़ करते हैं जिसकी प्लेटें डली होती हैं या फिर सेल चेंज किए होते हैं, वो बैटरीज सस्ती मिल जाती हैं। वो जो 15-20 हज़ार वाली बैटरी वो 8 हज़ार में लेकर बड़े खुश हो जाते हैं लोग, हमने बड़े पैसे बचा लिए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, वो बैटरी जो अगर आप वापडा के ऊपर चार्जिंग करें तो वो सारा दिन चार्जिंग होती रहती है, वो फ्लोट वोल्टेज अपने पूरे ही नहीं करती, यानी कि वो 100% चार्ज होती नहीं है। जब 100% चार्ज ही नहीं होती तब तक इन्वर्टर उसको लगा रहता है चार्जिंग करने में, जिससे आपका मीटर जो है वापडा का घूमता रहता है और इससे बहुत ज़्यादा बिल आता है। तो जितने आपने बैटरी के पैसे बचाए होते हैं उससे डबल तो आप बिल पे कर देते हैं पूरे साल में। तो ऐसी बैटरी कभी भी यूज़ ना करें जो पुरानी हो या फिर रिपेयर शुदा हो या जो अपने फ्लोट वोल्टेज पूरे ना करे। तो अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी बिल्कुल ठीक है मुकम्मल 100% चार्ज करने के बाद तो फिर वो फ्लोट वोल्टेज लाजमी तौर पे शो करेगी। मेरी वीडियो इसके ऊपर भी मौजूद है कि बैटरी की ग्रेविटी कैसे टेस्ट करते हैं। इसके ऊपर मेरी चैनल के ऊपर एक पूरी मुकम्मल प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप बैटरी के जितने भी इश्यूज़ हैं 10-12 किस्म की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो एक पूरा कॉम्बिनेशन रखा हुआ है मैंने इसका वीडियोस का। इसकी अलग से एक बैटरी की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 29 नंबर सेटिंग जो है लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज की सेटिंग है, यानी कि ये बैटरी की वो सेटिंग है जहाँ तक आपने बैटरी डिस्चार्ज करवानी है। जब बैटरी मोड के ऊपर इन्वर्टर चल रहा होता है तो फिर ये वोल्टेज डिसाइड करते हैं कि आपने बैटरी कितनी ड्रेन करनी है, कितनी आपने बैटरी खर्च करनी है, इस्तेमाल करनी है। तो अगर ये आपने 24 वोल्ट वाला सिस्टम है तो 3 किलोवाट का जो होता है डबल बैटरी सिस्टम, उसमें ये 20 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज होते हैं जहाँ तक बैटरी को ये यूज़ करता है। यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जो लोकल देसी यूपीएस होते हैं लोहे की बाडी वाले, जिन्हें हम गोटकी मेड यूपीएस भी कहते हैं, तो वो जो होते हैं वो बैटरी को 6 से 7 वोल्ट तक ड्रेन करते हैं सिंगल बैटरी को, और डबल बैटरी के केस में वो 14 to 15 वोल्टेज तक बैटरी को यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये 20 वोल्ट इसकी मिनिमम वैल्यू है, वो जबकि दूसरा देसी यूपीएस है, देसी साख्ता यूपीएस है, वो 14 या 15 वोल्ट तक जो है 24 वोल्ट वाला सिस्टम इतना लो लेवल तक बैटरी को निचोड़ लेता है। उससे बैटरी बैकअप तो बहुत ज़्यादा मिलता है, उस यूपीएस के साथ सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलता है। देसी यूपीएस का कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई भी बैकअप
के हवाले से तो कोई मुकाबला, कोई भी इन्वर्टर कोई भी जितना भी अच्छा वो मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो बैटरी को हकीकतन ख़राब कर रहा होता है। बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होती है, डैमेज हो रही होती है। बैटरी के अंदर जो है उसकी प्लेट्स हैं वो टूट फूट का शिकार हो गए, उनका सुरमा बनना शुरू हो जाता है और वो बैटरी को अंदर से शॉर्ट कर देता है। बैटरी बहुत जल्दी ख़राब होती है, आपने अक्सर देखा होगा 6 महीने भी नहीं होते बैटरी ख़त्म हो जाती है, जो बैटरी नॉर्मल आम बैटरी होती है, तो उसको बहुत जल्दी वो ख़राब करता है। इसलिए जितने भी चाइना के इन्वर्टर्स आ रहे हैं तो उनमें ये सिंगल बैटरी के लिए 10 वोल्ट की रेंज होती है और डबल बैटरी के लिए ये 20 वोल्ट और 4 बैटरीज़ वाला सिस्टम जो 5 किलोवाट का 5 किलोवाट 6 किलोवाट जो भी सिस्टम्स हैं उनमें 4 बैटरीज़ के लिए ये लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज 40 वोल्ट तक होते हैं। तो ये बैटरी की एक अलार्मिंग लिमिट है, यानी इससे नीचे अगर आप बैटरी को यूज़ करेंगे किसी भी तरीके से तो फिर बैटरी आपकी बहुत जल्दी ख़राब होगी। तो ये इन्वर्टर्स जो हैं इनका यही फ़ायदा है, एडवांटेज है इनका कि ये बैटरी को जल्दी ख़राब नहीं करते। दोस्तों इसके बाद बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है, 30 नंबर पे बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है। इसको अगर अनेबल करना चाहते हो EEN सेलेक्ट कर लें, अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो EDS, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि डिसेबल ही होती है, यानी कि ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं है इक्वलाइजेशन की। अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इक्वलाइजेशन को ऑन करना चाहते हैं तो कर लें, अगर ना भी करेंगे तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा चार्ज होने के बाद भी वो 1 से 2 घंटा जो है ना वो 1.5 एम्पेयर के ऊपर वो बहुत ही एक स्लाइट करंट होता है उसके ऊपर चार्जिंग होती रहे, तो उसका मकसद ये होता है बैटरी इक्वलाइजेशन का, क्योंकि बैटरी के जो सिंगल बैटरी जो 12 वोल्ट की होती है उसके 6 सेल्स होते हैं, वो सीरीज़ में होते हैं। इसी तरह डबल बैटरी जो है 24 वोल्ट 12 सेल्स जो हैं सीरीज़ में है, वो कुछ सेल्स जो होते हैं अपने वोल्टेज पूरे नहीं करते, यानी कि 2.25 वोल्ट का 2 से 2.25 वोल्ट का एक सेल होता है, वो जब मुकम्मल वोल्टेज अपने कोई एक आध सेल शो नहीं कर रहा होता तो इक्वलाइजेशन ऑन करने से वो मुकम्मल वोल्टेज लेवल तक वो चार्ज हो जाता है। वो इससे ये होता है कि बैटरी अपने फ्लोट वोल्टेज शो कर देती है। अगर आपकी बैटरी ओल्ड है या वो मुकम्मल जो है जल्दी चार्ज नहीं होती तो फिर आप बैटरी इक्वलाइजेशन को ऑन कर दें, जिससे आपकी बैटरी काफ़ी हद तक एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसका कोई ख़ास इशू नहीं है, अगर ना भी इसको आप ऑन करें तो कोई इशू नहीं है, आपकी जो है मर्ज़ी है। दोस्तों इसके बाद 31 नंबर सेटिंग है, ये भी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है। अगर आपने 30 नंबर सेटिंग को ऑन किया है तो फिर ये इक्वलाइजेशन की जितनी भी 4-5 सेटिंग्स हैं तो फिर ही ये वर्किंग करेंगी और आप इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इक्वलाइजेशन वोल्टेज आपने डिसाइड करने कितने वोल्टेज तक आपने बैटरी को इक्वलाइज करवाना है। तो ये 29.2 वोल्ट है, 3 किलोवाट वाला सिस्टम है, उसके लिए 24 वोल्ट यानी डबल बैटरी वाला जो भी UPS है उसके साथ ये 29.2 आप इसको रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यही है। इसके बाद बैटरी इक्वलाइज टाइम ये 33 नंबर सेटिंग है, 60 मिनट डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इसको आप 60 to 900 मिनट तक सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 34 नंबर पे है बैटरी इक्वलाइज टाइम आउट। ये बैटरी मैक्सिमम जितने मिनट तक आपने बैटरी इक्वलाइज करवानी है वो टाइम है, 120 मिनट डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। इसके बाद इक्वलाइजेशन इंटरवल है, 35 नंबर सेटिंग में 30 डेज़ डिफ़ॉल्ट, यानी कि कितने वक्फे के बाद आपकी जो बैटरी है दोबारा इक्वलाइज हो। तो यहाँ से आप दिन सेलेक्ट कर सकते हैं, 0 to 90 डेज़ यानी 1 डे भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं। ये 30 डेज़ के बाद सिर्फ एक दफ़ा आपकी बैटरी इक्वलाइज होगी अगर 30 पे रखेंगे। अगर 1 डे पे रखेंगे तो डेली एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी जो है वो इक्वलाइजेशन जो है आपकी ऑन होती रहेगी, बैटरी इक्वलाइज होती रहेगी। इसके बाद है इक्वलाइजेशन एक्टिवेटेड इमीडिएटली। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे, AEN पे कर देंगे तो बैटरी इक्वलाइजेशन फ़ौरन इनेबल हो जाएगी। तो अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ADS है तो इससे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद अगर अक्सर देखने में आता है कि LCD के ऊपर एक E9 का एक एरर जिसे लोग समझते हैं वो ब्लिंकिंग कर रहा होता है। अक्सर लोग परेशान होते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं मुझसे कि E9 क्या है। E9 जो है इक्वलाइजेशन जब आप अनेबल करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले में आपको E9 लिखा हुआ नज़र आएगा और जो ब्लिंक कर रहा होगा। तो ये कोई एरर वगैरह नहीं है, इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। E9 जो है ये मेन स्क्रीन के ऊपर शो होता है उसी सूरत में जब आपने इक्वलाइजेशन को अनेबल किया होता है।
तो इसमें अगर डिसेबल किया होगा आपने लीगलाइजेशन को कैंसिल कर देंगे तो फिर E9 शो नहीं होगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो शुरू में मैं आपको कभी भी नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड पे कहने का मकसद, याद करवाने का मकसद ये है कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी कोई सपोर्ट मिले। आपकी सपोर्ट और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।